वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटा हम बिजनेस स्टडीज़ के यूनिट 3 पर हैं, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम इस टॉपिक को सम अप कर देंगे विद द लास्ट टॉपिक दैट इज़ डीमोनेटाइजेशन। इसमें हमने कवर किया है आज के लेक्चर में फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन एज वेल एज द इम्पैक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। Also, I try to cover the topic that is economic reforms in the new policies के terms पे हमने क्या क्या economic reforms को देखा है. To start today our topic that is demonetization. See, what demonetization meaning is withdrawal of the status of legal tender to the currency in circulation इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। यानी कि आप जब लीगल टेंडर किसी करेंसी का लीगल टेंडर जो आपने इकोनॉमी में पास किया हुआ था उसको आप विड्रॉ कर लेते हो या उसके एग्जिस्टेंस को ही ज़ीरो कर देते हो, नलीफाई कर देते हो, तो उसे हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। नवंबर 8, 2016 को हमारा रीसेंट डीमोनेटाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट हुआ था। उसमें हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 और 1000 रुपीज़ के जो नोट्स थे उनको विड्रॉ कर लिया था फ्रॉम सर्कुलेशन। लेकिन बावजूद इस विड्रॉल के जो इसका पर्पस था वो ये था कि जो भी ब्लैक करेंसी है, जो भी ब्लैक मनी है, उसका सर्कुलेशन बंद किया जा सके या उसको वाइट में कन्वर्ट किया जा सके, या यूँ कहें कि जो हिडन मनी है, हिडन करेंसी है, जो लोगों ने अपने पास में अलग तरीके से ब्लैक के रूप में हाइड करके रखी हुई है, उसको हाईलाइट किया जा सके। इस डीमोनेटाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोगों के ब्लैक करेंसीज को पकड़ा भी गया था। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर सिस्टम के अंडर जाने के बाद में, प्रोसीडिंग्स के बाद में रेड्स भी आई थी ऑलमोस्ट। लेकिन इसके बावजूद भी ऑलमोस्ट 87% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन वॉज विड्रॉल बाय दिस। सिर्फ 87% पॉपुलेशन जो है उसका ही हमें करेंसी जो है वो विड्रॉ हो पाया था। बाकी का 13% वो हमारा विड्रॉ नहीं हो पाया। ओनली बैंक्स आर हैविंग अथॉरिटी कि आप लोगों के नोट्स या करेंसी नोट्स 500 एंड 1000 के नोट्स जो आप लोगों के पास थे, कॉमन पब्लिक के पास, सिर्फ वही एक्सेप्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपके किसी किराना स्टोर, किसी भी अदर शॉप, किसी भी अदर बिजनेस हाउसिंग में आपके 500 और 1000 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फ्रॉम द मिडल ऑफ द नाइट वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि 8 नवंबर को वो सर्कुलेशन पास किया गया, वो नोटिस पास किया गया जनरल पब्लिक को, एंड 9 नवंबर से 500 एंड 1000 के नोट्स टोटली ज़ीरो वैल्यू के हो गए थे। सिर्फ बैंक्स को ये अथॉरिटी दी गई थी कि वो इन नोट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाय दिस एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट्स इकोनॉमीज फेस्ड लिक्विडिटी क्राइसिस। ओके, सबसे पहले आप ये समझिए कि लिक्विडिटी क्राइसिस होता क्या है। लिक्विडिटी क्राइसिस का मतलब है जब आपके पास में मनी सर्कुलेशन करने के लिए या मनी को सर्कुलेट करने के लिए पैसा मार्केट में होता है। जबकि ये 500 और 1000 रुपीज़ के जो नोट्स हैं ये सब के सब लोग कहाँ डिपॉजिट कर रहे थे? बैंक्स में डिपॉजिट कर रहे थे। तो जब ये सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट हो गया तो लोगों के हाथ में कैश रहा ही नहीं, और जब कैश ही नहीं रहा तो सर्कुलेशन कैसे करेंगे भाई? एक शॉप से दूसरी शॉप, दूसरी शॉप से फिर तीसरी शॉप, इस तरीके से मनी का जो सर्कुलेशन होता था पहले, जिसे हम लिक्विडिटी बोलते थे, वो अब काफ़ी रिजिड हो गया था। ऑल्सो पीपल ऑल्दो फाइट फॉर इट कि उन लोगों को काफ़ी सारी ट्रबल मिली पॉपुलेशन को, लेकिन इसके बावजूद भी कॉमन मैन थॉट कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेप है डीमोनेटाइजेशन का, वो इसलिए लिया गया ताकि जो रिच इंडस्ट्रीज़ हैं या जो रिच पीपल हैं उनके ब्लैक करेंसी को हाईलाइट किया जा सके या उनके ब्लैक मनी को पब्लिक के सामने लाया जा सके और उन्हें फाइट फेस्ड किया जा सके, उनको आपके सामने सही चेहरा जो है उनका लाया जा सके। इसीलिए कॉमन पब्लिक ने सारा पेन, सारा अपना ईज साइड में रख के और घंटों तक लंबी बैंक लाइंस में लगे रहे। और इसके बावजूद भी जो फीडबैक आया वो ये आया कि 87% करेंसी ही जो आरबीआई की पब्लिश्ड करेंसी होती है ना, आरबीआई जितना भी करेंसीज को पब्लिश करती है, जितनी भी करेंसीज को अपने पास से प्रिंट करती है, उनका रिकॉर्ड रखती है। तो उस रिकॉर्डेड डाटा से इन्होंने पता किया कि सिर्फ 87% करेंसी ही, इन्होंने 100 रुपीज़ सपोज कीजिए कि आपने
500 और 1000 के 100 नोट्स जो हैं वो सर्कुलेट किए थे करेंसी के तौर पे मार्केट में प्रिंट करके, ओके। लेकिन उसमें से 87 यानी 870 नोट्स ही 500 के और 870 नोट्स ही 1000 के वो आपको रिकवर हुए। बाकी के 130 नोट्स 500 के और 130 नोट्स 1000 के वो आपको रिकवर हुए ही नहीं। ये आरबीआई का डाटा है जो उन्होंने बाद में रिवील किया आफ्टर दिस डीमोनेटाइजेशन। Topic is features of demonetization. See, the very first one is that टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या चाहिए था कि उसके जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है या टैक्स जो उसने अमेंड करने के लिए जो अपने डिपार्टमेंट्स लगा के रखे हैं क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, जस्ट टू चेक कि उनकी वर्किंग प्रॉपर है या नहीं है, उनका स्टाइल कहीं आउटडेटेड तो नहीं, क्या वो अपडेटेड सारे डेटा को फॉलो कर रहे हैं, या फिर कहीं कोई लूपहोल तो नहीं जिसकी वजह से ब्लैक मनी जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसके वजह से भी डीमोनेटाइजेशन का फीचर जो है वो अमेंड करना बनता था। नेक्स्ट इज टैक्स इवेजन कंट्रोल मेजर्स, यानी कि जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं ना, टैक्स पे नहीं करते हैं, उनके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, पेनल्टीज़ लगानी पड़ेगी, उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स सेट करने पड़ेंगे, तब जा कर के ये लोग समझेंगे कि टैक्स देना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट इज चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। वो कैसे पॉसिबल हुआ, वाया बैंक्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लाइक आपके जो अदर चैनल्स हो सकते हैं जिनके मोड्स के थ्रू आप अपने सेविंग्स को, आप अपने फंड्स को क्या कर सकते हो, फॉर्मल सोर्सेज, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम्स में डाल सकते हो। सारी की सारी सेविंग्स आपके पास घर में रहेंगी तो कुछ यूज़ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आपकी सेविंग्स बैंक में गई सो यू विल कट a percentage of hike or interest on your savings at least 4%, कम से कम 4% तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, और ये चीज़ हुई भी, जैसे कि पहले भी थी, पेटीएम ऐप है, आपके पास में मोबीक्विक ऐप है, आपके पास में और गूगल पे है, काफ़ी सारी ऐप्स जो थी वो उस टाइम पर भी थी। लेकिन जैसे ही कैशलेस या कैश लाइट इकोनॉमी का फीचर या डीमोनेटाइजेशन का जो अमेंडमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, उसके बाद अचानक से बहुत बड़ा बूम आया और बहुत सारी नई ऐप्स जो हैं वो आपको देखने मिली, जैसे भीम ऐप है, मोबीक्विक है, फ्री चार्ज है, पेटीएम है, ओला है, बहुत सारी ऐप्स जो हैं वो ऑनलाइन आपको देखने मिली जो कि कैश लाइट या कैशलेस इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे। इनमें जो एक अच्छा हाइक जो है वो इंडिविजुअल्स को इस डीमोनेटाइजेशन की कंडीशन से बकल अप करने में हेल्प की। इम्पैक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, द वेरी वन इज मनी एंड इंटरेस्ट। सी, डीमोनेटाइजेशन की वजह से कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कम हो गई, डिक्लाइन हो गई, बैंक में जो सेविंग्स है वो राइज हो गई, और इसी वजह से फाइनेंशियल सेविंग्स भी जो है नेशन की वो इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट अप इज़ प्राइवेट वेल्थ। प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं उनकी वेल्थ के ऊपर, उनके फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ा, येस दे डिक्लाइंड। क्यों? क्योंकि जो बड़े जो न्यू करेंसी नोट्स थे, जो ओल्ड करेंसी नोट्स थे 500 और 1000 वाले, उनको तो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया, लेकिन उनके इंस्टेड उन्होंने न्यू हाई वैल्यू वाले करेंसी नोट्स को जनरेट नहीं किया पब्लिक में। पब्लिक सेक्टर वेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। पब्लिक सेक्टर की वेल्थ के ऊपर कैसे इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो तो खुद गवर्नमेंट ऑन थे ना, तो गवर्नमेंट की वेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। एज वेल एज जो पुअर क्लास इंडिविजुअल्स थे उनकी वेल्थ के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि उनके लिए बड़े करेंसी नोट्स जो हैं 500 एंड 1000 के करेंसी नोट्स वो इतने ज़्यादा वैल्यू ही नहीं करते थे। नेक्स्ट इज डिजिटलाइजेशन। येस, रूपे, AEPS ऐप्स, वॉलेट कैश, इन सब चीज़ों की हेल्प से डिजिटलाइजेशन जो है इंडिया में काफ़ी हद तक बढ़ गया। द नेक्स्ट इज़ रियल एस्टेट। येस, रियल एस्टेट का प्राइस जो है वो काफ़ी गिरा। क्यों? क्योंकि 500 एंड 1000 के नोट्स जो हैं करेंसी में नहीं हैं, तो कोई प्रॉपर्टी को खरीदेगा कैसे? सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो वाइट मनी में तो कन्वर्ट कोई भी करता नहीं है, उसी में तो सारा का सारा ब्लैक मनी होता है। और यही एक रीज़न था कि अब प्रॉपर्टी के रेट्स डिक्लाइन हो गए, क्योंकि ब्लैक करेंसी अब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्जिस्ट ही नहीं होने दी। नेक्स्ट इज टैक्स कलेक्शन। टैक्स के कलेक्शन में राइज हुआ क्योंकि लोगों की जो हिडन इनकम्स थी ना वो रिवील होनी शुरू हुई, और हिडन इनकम्स के रिवील होते ही उनको उसमें टैक्स देना पड़ रहा। लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज मेजर स्टेप्स इन इकोनॉमिक रिफॉर्म। सी स्टूडेंट्स, हमने 1991 वाले इकोनॉमिक चेंज या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को पढ़ा था। ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ये सिमिलर टू दैट ही है, लेकिन इसमें अलग अलग पॉलिसीज़ या अलग अलग अमेंडमेंट्स जब कभी भी हमें अपने बिजनेसेस को स्मूथली रन के लिए चाहिए तो हम उसमें अमेंडमेंट्स कर लेते हैं। ये कुछ उन्हीं अमेंडमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊँ। द वेरी फर्स्ट इज़ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सी 2013 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हमने अमेंड किया था, जिसका मेन पर्पज़ क्या था कि रोल जो पब्लिक सेक्टर्स या प्राइवेट सेक्टर्स का था, जो कि 1991 में काफ़ी हद तक प्राइवेटाइज कर दिया था, उसके अंदर भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और लाइसेंसेस प्रोवाइड किए गए प्राइवेट सेक्टर्स को। क्यों किए गए? ताकि एफडीआई को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। न्यू ट्रेड पॉलिसी, लिबरलाइजेशन के आ जाने की वजह से जो हमारा ट्रेड पॉलिसीज़ है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से हमें फॉरेन ट्रेड में काफ़ी फ्री हैंड मिल गया था, हमारा इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ गया था। नेक्स्ट अप इज फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? देखिए, फिस्कल रिफॉर्म्स का मतलब होता है वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड करती है उसके इनकम और एक्सपेंसेस के लिए। जो गवर्नमेंट ने इनकम और एक्सपेंडिचर्स एक साल में किए हैं उसी से रिलेटेड कनेक्ट करती है, ये वो पॉलिसी होती है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हो इंस्टेड ऑफ देयर इनकम्स, उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। यही एक कंडीशन थी जब हमें 1991 वाली कंडीशंस को या 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने की ज़रूरत पड़ी थी। यही एक रीज़न था फिस्कल डेफिसिट का, क्योंकि हमारे पास में फाइनेंशियल डेफिसिट्स आ गए थे, हमारे पास लोन्स हमारी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ये क्या होता है? ये हमारे इनकम का सोर्स होता है, यानी कि सम टोटल ऑफ द फाइनेंशियल वैल्यू जो भी हमने इस साल में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए हैं एक साल के अंदर अंदर, उनका सम टोटल और उनकी फाइनेंशियल वैल्यू जो होती है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अप इज मॉनेटरी रिफॉर्म्स। इसे हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल पॉलिसी दैट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सप्लाई ऑफ मनी बाय सेंट्रल बैंक्स। ये वो पॉलिसी होती है जिसके अंडर की सेंट्रल बैंक्स जो हैं मनी की सप्लाई को या मनी के सर्कुलेशन को मार्केट के अंदर कंट्रोल करते हैं कि कितना पैसा मार्केट में हमें सर्कुलेट करना है और कितने पैसे को हमें मार्केट से वापस लेना है। वही एक रीज़न था डीमोनेटाइजेशन। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, यानी कि सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब आपके शेयर्स हैं, आपके बॉन्ड्स हैं, आपके डिबेंचर्स हैं, ये सब जो है ये सब मिल करके आपका एक वर्ड बनाते हैं दैट इज सिक्योरिटी मार्केट, और उसी को हमने कैपिटल मार्केट का नाम भी दे दिया है। दिस इज़ अ प्लेस, दिस इज़ अ ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पर आपके सिक्योरिटीज़ बाय और सेल किए जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम ने बिल्ड किया हुआ एक प्रोग्राम, एक चैनल है जिसके थ्रू जितने भी सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होगी उसके ऊपर लीगल चेक देखा जाएगा कि क्या वो सब लॉफुल हो रही हैं, कहीं उसमें किसी को लॉस तो नहीं मिल रहा है, या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके साथ किसी तरीके की चीटिंग तो कंपनी नहीं कर रही है। नेक्स्ट स्टेप इज इंटरेस्ट रेट जो है डिबेंचर्स के ऊपर, उनको डिसाइड करने का चांस मिल गया किसको? कंपनीज को। डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट रेट अब डिसाइड होगा किसका? डिबेंचर्स का। एक और चीज़ आई दैट इज़ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के अंदर प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट जो वेंडर्स हैं, उनको अलाउ कर दिया गया कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर अब इंडिविजुअल पब्लिक कोई भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लास्ट अप इज डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। डिसमेंटलिंग का मतलब है इससे पहले बिफोर 1991 जो प्राइस कंट्रोल का पूरा प्रोसीजर था वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में था, लेकिन 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट ने ये सारा का सारा कंट्रोल जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में दे दिया और उन्हें अलाउ किया, क्योंकि प्रोडक्ट आप बनाते हो, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी वो आपको पता है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी आप ही डिसाइड करो। सो फाइनली प्राइस को डिसाइड करने का काम भी किसको दे दिया? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिया। दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स।